बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जर्नल साइंस जीएसई 101 लेक्चर नंबर 28। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हमारा टॉपिक है जी एसिड एंड बेसिस। स्टूडेंट्स, ये हमारा केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एक ऑफ़र लाए हैं कि आपके फुल सेमेस्टर की जितनी भी असाइनमेंट हैं, जितनी भी जीडीबीज़ हैं, जितने भी आपके क्विज़ हैं एक सब्जेक्ट के, चाहे वो मैथ का सब्जेक्ट हो, जर्नल साइंस का हो या कोई और सब्जेक्ट हो, आप हमसे रब्ता करें। हम आपकी वो ज़िम्मेदारी ले लेंगे, वो भी बहुत कम प्राइस पे। अगर आप ये ऑफ़र लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें और आपकी ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे, और वो भी बहुत कम प्राइस पे। ओके, तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ। तो आज हम इस वीडियो में आपको एसिड और बेसिस के जितने भी कंसेप्ट हैं वो भी देंगे और साथ में उनकी एग्जांपल भी बताएंगे और बहुत ही आसान अल्फाज में इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड और बेस का। जो कंसेप्ट आर्हेनियस ने दिया था वो क्या था। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। जब आप किसी सब्सटेंस को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो पानी में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दे देता है। तो ऐसा समझ लें कि वो सब्सटेंस क्या था, वो कंपाउंड क्या था, वो हमारे पास था एसिड। ठीक है, जैसे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और HNO3 जो होता है ये नाइट्रिक एसिड होता है। इनको जब आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमेशा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो हैं वो अपने से अलग कर देंगे और नेगेटिव आयन को अलग कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ बेसिस इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। जब आप किसी सब्सटेंस को पानी में हल करते हैं और वो पानी में OH नेगेटिव आयन दे देता है तो समझ लें कि वो बेस थी, एसिड नहीं था, क्या थी, बेस थी। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमेशा कौन सा आयन देते हैं, OH नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे एक और डेफिनेशन आ गई है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं, व्हेन एन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट दे कैंसिल ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देते हैं। दिस रिएक्शन इज़ नॉन एज अ न्यूट्रलाइजेशन। जब वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को ख़त्म करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एंड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ सॉल्ट एंड वाटर इज़ फॉर्म्ड। जब न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है, जब एसिड और बेस मिल रहे होते हैं तो तब जो प्रोडक्ट बनती हैं वो कौन सी बनती हैं, एक तो सॉल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है जी, वाटर। ठीक है जी, यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर की गई है। जब HCl को, ये एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेसिस है, जब दोनों को मिलाया जाता है तो HCl का जो H पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव OH नेगेटिव से मिलेगा तो ये पानी बना देगा, और जो Cl नेगेटिव है सोडियम हाइड्रोक्साइड के ये पॉजिटिव से मिलेगा तो ये सोडियम क्लोराइड बना लेगा। अब जो सोडियम क्लोराइड है ये एक साल्ट होता है और जो H2O होता है वो वाटर होता है। ठीक है, आई होप कि आपकी न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ बेसिस दी गई हैं और उनके यूजेस दिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि अमोनिया के बारे में आप थोड़ा सा जानते होंगे, अगर आप एग्रीकल्चर के साथ अटैच हैं तो अमोनिया के बारे में आप जानते हैं कि ये अक्सर किसी भी खाद में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ अ फर्टिलाइज़र जैसे अमोनियम एंड नाइट्रेट सॉल्ट जो होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है अमोनिया का।
और यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के लिए भी अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद न्यूट्रलाइज द एसिड, न्यूट्रल एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है, कौन से एसिड को, इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में। एंड प्रीवेंट पैरामेचर्स कोगुलेशन इन अ नेचुरल, वहाँ पे क्या किया जाता है, पैरामेचर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब हम नेचर्स को थोड़ा सा क्या करते हैं, कूल करते हैं। ठीक है, इसके साथ अमोनिया का फार्मूला भी आपने याद रखना है, NH3, ये अमोनिया का फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो बेस है वो हमारे पास है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है जी, किस में काम करती है, मैन्युफैक्चर अदर एल्युमिनियम कंपाउंड, ये और बहुत से कंपाउंड में जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एंड टू मेक गैस्ट्रिक मेडिसन, गैस्ट्रिक मेडिसन जो होती हैं उनके बनाने में भी क्या होती है, इस्तेमाल होती है। गैस्ट्रिक मेडिसन क्या होती हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें वो हमारे पास मेडिसन होती हैं जैसा कि अगर आपके स्टोमक में कोई इशू बना है या आपके पेट में पेन है या इस तरह का कोई भी हो, तो वो मेडिसन जो कहलाती हैं उनको हम गैस्ट्रिक मेडिसन कहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला हमारे पास CaOH2 है, ये हमें दिया गया है, इसको भी आपने याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा मैं एडिट करके आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख कर दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ आपके हैंड आउट जो हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको क्लियर करता जाऊँ। टू मेक सीमेंट, ये सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइम वाटर, ये चूने का पानी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड एप्लीकेशन ऑफ अ सेवेज ट्रीटमेंट, और सेवेज ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि गंदा पानी जो होता है या उनको ठीक करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो किस किस में इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सोप, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डिटर्जेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं इसमें, एंड क्लीनर वगैरह बनाए जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, सोप भी एक क्लीनर है, डिटर्जेंट्स भी एक क्लीनर है, और बहुत से जितने भी क्लीनर्स हैं सब में कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट जो था उसके बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, एन एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर। एसिड वो कहलाता है, एसिड उस चीज़ को हम कहते हैं जो प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन डोनर का मतलब प्रोटॉन देने वाला। एंड बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, और जो आगे एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम बेस कहते हैं। ये किसने बताया है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने एसिड का कंसेप्ट ये बताया है कि जो प्रोटॉन देता है उसको एसिड कहेंगे और जो प्रोटॉन लेता है उसको बेस कहेंगे। व्हेन एसिड बेस रिएक्शन अकर एन अदर सेट ऑफ अ एसिड एंड बेस इज फॉर्म्ड, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस। जब एसिड या बेस रिएक्ट करते हैं तो उससे जो एक नई फॉर्म बनती है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। जैसा कि एसिड जिसने रिएक्ट किया है किसी के साथ भी, वो आगे जाकर उसने जब प्रोटॉन दे दिया है तो वो कॉन्जुगेट बेस बन गया है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आगे जाकर हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, व्हेन HCl इज़ डिज़ोल्व इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन दिया गया है। HCl क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव आयन जो है वो पानी को दे रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है H3O पॉजिटिव, यानी कि एक इसके पास एक्स्ट्रा एटम जो है वो आ गया है। ठीक है, तो इसलिए अब ये पहले जो H2O था ये एक बेस थी और HCl एक एसिड था। अब इसमें से जो है ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन निकल गया है, तो ये सिर्फ रह गया Cl, और Cl जो है वो हमारे पास एक कॉन्जुगेट बेस बन गई है। यानी कि एसिड से जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी, और जिसमें प्रोटॉन ऐड हो जाएगा वो पहले बेस थी, अब क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव,
ये इसका नाम और इसका फार्मूला दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड, ये पहले पानी एक बेस था, इसमें जब एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ठीक है। और जो HCl था वो पहले एक एसिड था, उसमें से जब हाइड्रोजन निकल गया तो वो सिर्फ क्लोरीन रह गया और उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी रिएक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, मेटल के साथ अगर एसिड का रिएक्ट करवाएं, एल्यूमिनियम के साथ करवाएं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन जो है गैस वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम, इसी तरह आयरन, इनके साथ जब आप रिएक्ट करेंगे ये रिएक्शन आपने अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद एसिड बेस का जब रिएक्शन करते हैं तो ज़हरी सी बात हमने पीछे पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्ट बनता है और साथ में पानी बन जाता है। इसी तरह पोटाशियम और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है जब पोटाशियम के साथ मिलता है तो पोटाशियम एसिटेट बना देता है और साथ में वाटर बना देता है, ये दोनों सॉल्ट हैं। इसी तरह रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, पहले हमने मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, अब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, ओनली ऑन सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर आएगा। इसके बाद हमारे पास इनकी स्ट्रेंथ कि एसिड और बेस की जो ताकत होती है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस डेफिनेशन, एसिड फर्निशेज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, जो एसिड है उसको जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो पॉजिटिव आयन देता है और बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन देती है। तो ये तो कंसेप्ट था आर्रेनियस का, ठीक है। इसके मुताबिक अगर हम इनको तोड़ कर लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसा कि HCl विल गिव यू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसी तरह बेस को अगर तोड़ कर लिखें तो वो हमारे पास बनता है जी NaOH विल गिव यू Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास एक रिएक्शन है। अभी हम इससे आगे आपको pH स्केल कैसे निकालते हैं वो आपको समझाएंगे। हाउएवर ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग, ये कभी नहीं होता कि तमाम एसिड और बेस इक्वली स्ट्रॉन्ग हों, उनमें फ़र्क होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेसिस इज़ एस्टिमेटेड बाय अ नंबर ऑफ अ पैरामीटर्स सच एज, कुछ हमारे पास इंडिकेटर हैं, उनके ज़रिए हम उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, उनकी ताकत के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले है डिग्री ऑफ अ डिसोसिएशन एंड परसेंटेज डिग्री ऑफ अ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये तीन चीज़ों अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास उनकी स्ट्रेंथ आ जाती है। पहले तो हम डिग्री ऑफ अ डिसोसिएशन करेंगे। डिग्री ऑफ अ डिसोसिएशन हमें क्या बताती है, इट टेल्स अस हाउ फास्ट एन एसिड और अ बेस अंडरगो डिसोसिएशन ऑफ आयोनाइजेशन व्हेन दे आर पुट इन वाटर। वो कह रहे हैं कि जब हमें ये बताया जाता है कि जब उनको पानी में डाला जाता है तो वो कितनी जल्दी जो है अपने आयन बना लेते हैं। डिग्री ऑफ अ डिसोसिएशन इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अ मोल, ये जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं कि वो रेशियो किसकी होती है, नंबर ऑफ मोल की होती है या मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट एंड टोटल नंबर ऑफ अ मोल्स, यानी कि जितने डिसोसिएट हुए हैं, यानी कि जितने डिसॉल्व हुए हैं, उनको डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, यानी कि कितने डिसॉल्व हुए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन, आपने टोटल कितने लिए थे, कितने डिसॉल्व हुए हैं, उनकी जब आप रेशियो निकालेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक और बात करेंगे कि हायर द डिग्री ऑफ अ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड और बेस द स्ट्रॉन्गर दे आर, अगर उसकी डिग्री ज़्यादा आती है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, अगर उसकी डिग्री कम आती है तो वो कम स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ डिग्री ऑफ अ डिसोसिएशन इज़ 1, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एसोसिएशन की डिग्री की वो 1 होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास परसेंटेज डिग्री ऑफ अ डिसोसिएशन, सिंपल हमने क्या करना है, जो ऊपर फार्मूला हमने डिस्कस किया है ये वाला, इसको मल्टीप्लाई 100% कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास परसेंट डिग्री ऑफ अ डिसोसिएशन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो एक और बात कह रहा है
कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आर ऑलमोस्ट 100% डिसएसोसिएटेड इन वाटर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं वो 100% क्या हो जाते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। वाइल वीक एसिड एंड बेसिस आर नॉट, उन जो वीक होते हैं उनकी एक तो 100% डिसएसोसिएशन नहीं होती और वो अच्छे से डिज़ोल्व भी नहीं होते, जैसा कि HCl, नाइट्रिक एसिड, इसके बाद बेसिस जो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये तकरीबन 100% हैं। तो इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास एसिटिक एसिड है वो 1.4% होता है और जो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे पास 1.4%। ये थोड़े कमज़ोर हैं इसलिए इनकी परसेंटेज भी कम है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिसएसोसिएशन कांस्टेंट Ka एंड Kb, ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट हैं, ठीक है। इसकी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। इसको लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड होता है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस होता है। ये हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम Ha+H2O, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एसिड है और ये बेस है, तो इसमें से हम ये हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा ये H3O पॉजिटिव, और साथ में ये जो हमारे पास एसिड था ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम Kc की वैल्यू बात करें, कांस्टेंट कंसंट्रेशन की बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं उनको ऊपर लिखा जाता है और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको नीचे लिखा जाता है। तो ये हमारे पास Kc बन जाएगा। इसी फार्मूले से हम आगे जो है अपने फार्मूले को और बढ़ाएंगे। वाटर इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट सो इट कंसंट्रेशन इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जो पानी है उसकी ज़्यादा परसेंटेज होती है इसलिए तकरीबन ये कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए ऊपर नीचे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैंसिल कर देंगे। अब ऊपर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा A- और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह जाएगा और नीचे Ha रह जाएगा, ठीक है। तो इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे, इसको हम Ka कहते हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट डिसएसोसिएशन कांस्टेंट है। इसको हम Ka से शो करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज HCl, नाइट्रिक एसिड हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ अ डिसएसोसिएशन कांस्टेंट। इनकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बाकी जो है उनकी बहुत कम होती है। जैसा कि कुछ वैल्यू यहाँ पे दी गई हैं। एसिटिक एसिड की 1.8 है, इसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड की जो वैल्यू है 4.9 है, पानी की जो वैल्यू है वो 1.0 है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लेकर आगे चलेंगे तो हमारी pH जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। H2O जो है इसकी कांस्टेंट डिसएसोसिएशन क्या है, 1.0 × 10⁻⁻14। अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो जिस तरह हमने पूरा प्रोसीजर एसिड के लिए किया है वैसे ही हम पूरा प्रोसीजर बेस के लिए भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा, बेस का जो रिएक्शन बनेगा बेस प्लस H2O, ये हमारे पास बेस H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो इसको भी हम सेम उसी मेथड से फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि pH और POH क्या होता है, ठीक है। प्योर वाटर इज़ ओनली अबाउट 2 × 10⁻⁻⁷। जो प्योर वाटर होता है उसकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो 2 × 10⁻⁻7 होती है। ये उसकी परसेंट डिसएसोसिएशन है, ठीक है। और कितने टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे हम वाटर को लिख सकते हैं H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। और इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम देखें तो वो हमारे पास ये है, ठीक है, H पॉजिटिव × OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय वाटर। तो ये इधर क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू KW। KW वाटर कांस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो KW की जो वैल्यू होती है वो 1 × 10⁻⁻14 होती है। तो ये दोनों एक जैसे हैं तो ये इनका स्केयर बन जाएगा। तो KW की वैल्यू निकालने के लिए, किसी एक की वैल्यू निकालने के लिए इसका हम स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास 10⁻⁻
की पावर -7 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों की हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की या हाइड्रोजन नेगेटिव आयन की ये हमारे पास न्यूट्रल एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, जो प्योर वाटर होता है उसकी जो pH होती है वो 7 होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इन सोल्यूशन कैन रेंज फ्रॉम मोर देन 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोर देन 10 होता है, टू लेस देन 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -15। 10 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ठीक है, साथ में 10 रेज की पावर -15 भी है। द pH स्केल वाज डिवाइज्ड एज अ कन्वेंशन वे ऑफ द एक्सप्रेसिंग सच एज वाइड रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन pH इज डिफाइंड फॉलोइंग। pH यहाँ पे डिफाइन की गई है, जिसको हम डिफाइन करने के बाद एग्जाम्पल करेंगे। ये pH ऑफ अ सोल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10। अगर हम pH का नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं बेस 10 के साथ, तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी क्या हाइड्रोजन आयन है या उसकी कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो मैथमेटिकली फॉर्म में pH इज इक्वल टू नेगेटिव log 10 हाइड्रोजन पॉजिटिव लिखेंगे। इसी तरह हम इसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं, यहाँ पे POH की भी बात हो रही है। ये किसने दिया था pH के बारे में कंसेप्ट? 1909 में डैनिश केमिस्ट सोरेन सोरेनसन्स, इसने इसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी 1868 थी और डेट ऑफ डेथ जो थी वो 1939 थी। ठीक है, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में जब हम दोनों को मिलाकर लिखेंगे pH इज इक्वल टू pKa प्लस log A नेगेटिव बाई H पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे टेबल दिखाया गया है। ये टेबल आपके हैंड आउट का थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो मैंने टेबल डाउनलोड करके आपके लिए ये आपको दिखाया है कि देखें कि जब हमारी pH की वैल्यू ये 7 पे न्यूट्रल होती है, 7 से लेस जैसे जैसे आते जाएंगे ये आपका एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, ये देखें 6 पे स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर 5 पे और स्ट्रॉन्ग हुआ, 4 पे और स्ट्रॉन्ग हुआ। ये सारी जैसे ये इधर देखें, जैसे पावर -7 से -6 -4 5, ये सारी जितनी भी जैसे जैसे पावर कम होती जा रही है उधर से एसिड जो है वो क्या होता जा रहा है? स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इसी तरह जब ये पावर बढ़ती जा रही है तो उधर से एसिड क्या होता जा रहा है? वो बेस की तरफ चला जाता है और बेस स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ये देखें ऊपर की तरफ एसिड है, यानी कि न्यूट्रल से जब आप नीचे की तरफ जाएंगे यानी कि 7 से 6 5 ये एसिड होगा और 7 से ऊपर जाएंगे तो ये बेस होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है? जिसकी पावर ये 15 या 14 है। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? जिसकी pH 0 या -1 या 1 होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस टेबल के ज़रिए अच्छे से समझ आ गई होगी। OH भी इसी तरह होता है, लेकिन उसका थोड़ा अपोजिट कंसेप्ट चला जाता है, क्योंकि उसमें एसिड वो होता है जो 7 से ऊपर होता है और बेस वो होती है जो 7 से लेस होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट। हमारे पास जो टॉपिक है ये एक एग्जांपल भी बताई गई है, हमने एक एग्जांपल भी करनी है pH की। व्हाट इज़ अ pH ऑफ अ 0.016 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन। तो इसका हमने सिंपल क्या करना है? लॉग लेना है। लॉग लेने से 1.8 आंसर आएगा। 1.8 को चूँकि दोनों को प्लस करें तो 14 बनता है, उसमें POH को नेगेटिव कर लेंगे तो pH हमारे पास क्या आ जाएगा? 12.2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेजरिंग ऑफ pH, इसमें दो किस्म के हमारे पास मेथड हैं। एक इंडिकेटर होता है और एक pH मीटर होता है। इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर आर अ केमिकल कंपाउंड विच चेंज कलर, ये कलर चेंज कर देता है pH एंड गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ pH। ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, ये सिर्फ उसका कलर क्या कर देता है? चेंज कर देता है। देयर आर अ नंबर ऑफ इंडिकेटर, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। स्पेशल इंडिकेटर इन द यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ किया जाता है जिसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा इंडिकेटर मौजूद होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें कलर भी मौजूद होते हैं। इसके बाद pH मीटर। pH मीटर इज़ अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन, उनके दरमियान में जो टेस्टेड सॉल्यूशन होता है उसमें दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को डाला जाता है, तो वो इंडिकेट कर देते हैं कि ये एसिड है या बेस है और इसकी पावर कितनी है। इसके बाद कॉमन इंडिकेटर कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, डिटरमाइन द एंड पॉइंट इन द एसिड बेस, सिर्फ हमें टाइट्रेशन और द डिटरमाइन द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। वेरियस कंपाउंड आर यूज टू आर कॉल्ड इंडिकेटर। बहुत से इस तरह के जो हम आम से इंडिकेटर यूज़ करते हैं उनके ज़रिए हम पीएच या पीओएच फाइंड करके एसिड और बेस का पता कर सकते हैं। जैसा कि कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं, मिथाइल ऑरेंज, इसकी रेंज होती है पीएच की 3.1 से 4.4 और ये कलर जो चेंज करता है ऑरेंज टू येलो करता है। ये आपने चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है। इसके बाद ब्रोमोफिनोल ब्लू जो होता है 3.8 होता है इसकी रेंज और 4.6 तक येलो टू ब्लू करता है। और मिथाइल जो है ये 4.4 टू 6.2 रेड टू येलो करता है। और फिनॉल फैथलीन जो होता है वो 8.0 टू 10.0 और ये कलरलेस टू रेड करता है, जो कलरलेस होता है उसको रेड कर देता है। इसके बाद अ पेपर स्ट्रिप इम्प्रीगेशन विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो पेपर होता है जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं पीएच फाइंड करने के लिए। व्हेन अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिप इज़ डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, जब हम उसका कुछ हिस्सा सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो हमें बता देता है और कलर चेंज करके बता देता है कि ये कौन सा है। इसके बाद हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे के प्रॉपर्टीज़ को कैंसिल कर देते हैं और नई चीज़ें बन जाती हैं जिसको हम सॉल्ट और वाटर कहते हैं और उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन की जो पीएच होती है वो 7 होती है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद बफर्स आर आ बफर सॉल्यूशंस, ये क्या होते हैं, नॉर्मली सॉल्यूशंस चेंज देयर पीएच, कुछ सॉल्यूशन जो हैं वो अपनी जो पीएच होती है वो चेंज करते हैं, उनको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि जब पानी को हम फ्री छोड़ देते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, तो वो थोड़ी सी उसकी पीएच चेंज हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं बफरिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन, बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच अंडरगोज ओनली अ स्लाइट चेंज ऑफ अ पीएच, अगर उसकी थोड़ी सी जो है पीएच चेंज हो जाती है, व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट, जब उसमें एसिड या बेस कोई ऐड कर दिया जाता है तो वो थोड़ी सी पीएच चेंज करता है, तो उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अ बफर ऑफर्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच, बफर्स जो होता है वो असल में पीएच की चेंज में रुकावट आती है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ एन अ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ अ इट, यानी कि जब हम एक कमज़ोर एसिड डालते हैं तो वो उसकी बहुत कम जो है वो पीएच को चेंज कर सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इनको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे देखें कि जब हम पानी को वैसे फ्री छोड़ देते हैं, उसकी पहले थी जी हमारे पास पीएच जो थी वो 7 थी, जब हमने फ्री छोड़ दिया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी तो वो 7.4 बन गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन लास्ट टॉपिक है हमारे पास, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मैनी रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ जितने भी रिएक्शन हैं वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। तो इसमें क्या होता है, एटम टू अनदर एलिमेंट्स एटम रिएक्शन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चले जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन ले लेता है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन बन जाता है। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन जो लॉस इलेक्ट्रॉन कर रहा है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है और जो गेन कर रहा है वो रिडक्शन कर रहा है। इसके अलावा रिडक्शन एजेंट एंड ऑक्सीडेशन एजेंट, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे और जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेगा,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से आप रीड कर लें, ये बहुत ज़रूरी होती है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज़ एन अपेरेंट चार्ज डेट इज़ असाइंड टू इट। जो उसके ऊपर वैलेंसी नंबर होती है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसके अलावा अगर वो कंपाउंड में है तो फिर हमने देखना होता है कि उसका बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा था ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 29 पे जाएंगे जो कि बायो का टॉपिक होगा, और उसमें हम आपको बायो की कुछ मेन चीज़ें आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर नंबर 28 की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ आई है तो उसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 29 में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।